नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है कि पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों से, यानी कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान के साथ साथ पेड़ पौधे हों, जंतु हों, जीव जंतु हों, जानवर हों, ये सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं या बायोडायवर्सिटी का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे जैव विविधता की, बायोडायवर्सिटी की, तो जैसा कि बताया आपको कि जैव विविधता से तात्पर्य होता है पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों से। और इसमें कुछ दो शब्द हैं, एक है जैविक विविधता और दूसरा है जैव विविधता। तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिल्कुल समानार्थी हैं, लेकिन ये है कि जैविक विविधता धीरे धीरे जैव विविधता की तरफ बढ़ गया और शब्द थोड़ी सी चेंज हो गया। तो जैविक विविधता शब्द की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग E.A. नॉर्स और R.E. मैंकमोनस के द्वारा 1980 में किया जाता है, जबकि जैव विविधता शब्द को 1985 में वाल्टर जी रोजेन के द्वारा दिया जाता है। और ये भी बात करेंगे कि जैव विविधता का पितामह A.O. विल्सन यानी कि एडवर्ड ऑसबर्न विल्सन को कहा जाता है। तो अब हम बात करें जैव विविधता के, तो ऐसा है कि जीवमंडल में जो भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता की जो मात्रा होती है किसी भी क्षेत्र विशेष में उपस्थित पादपों और जीवों की प्रजातियों पर निर्भर करता है। यानी कि यदि किसी क्षेत्र में जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या अधिक है तो वहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। अब हम बात करें जैव विविधता के प्रकार की, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा होता है जातिगत विविधता और तीसरा होता है पारिस्थितिकी विविधता। तो आनुवंशिक विविधता की बात करें तो आनुवंशिक विविधता का मतलब जातियों में जीनों की विभिन्नता से है। अब जीन जैसा कि पता है जिसमें गुणसूत्र होते हैं और जीन से ही गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्र में क्या है, जो सूचनाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाई जाती हैं। तो जीनों की विभिन्नता से हमारा तात्पर्य आनुवंशिक विविधता से है। और जीन के वजह से ही कोई भी जीव अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाता है। और आनुवंशिक विविधता के कारण ही बहुत सारे ऐसे फसलों का विकास किया गया है जो कि उच्च उत्पादन एवं रोग से लड़ने में सक्षम होते हैं। जैसे कि अगर हम बता दें आपको, ये जो बीटी कपास और बीटी बैगन की बात चल रहा है, तो ये आनुवंशिक विविधता कारण ही ऐसा संभव हुआ है। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब जीन्स में पहले से ही मौजूद हैं तो इनमें ऐसा कराया जाना संभव हो सका है। तो ये आनुवंशिक विविधता की वजह से ही ऐसा होता है। और आनुवंशिक विविधता के कारण ही बहुत प्रकार के जीव और जीव समुदाय और जो पारिस्थितिक तंत्र है ये संतुलन की अवस्था में रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें जातिगत विविधता की, तो ये विविधता जीव जंतुओं से संबंधित होता है। और जातिगत विविधता का आशय एक क्षेत्र में जातियों के प्रकार से होता है, और ऐसी विविधता में विभिन्न प्रकार की जातियाँ आपस में अंतर संबंध रखती हैं। और अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता के बारे में। तो ये क्या होता है कि पारिस्थितिकी आवास और अन्य प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पारिस्थितिकी प्रक्रमों और कार्य प्रणालियों से संबंधित जो विविधता पाई जाती है वो पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है। और ये 3 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता और तीसरा है गामा विविधता। तो अल्फा विविधता ऐसा होता है कि जब किसी भी पारितंत्र में किसी एक जाति की अधिकता होती है तो ऐसे विविधता वाले क्षेत्र को अल्फा विविधता क्षेत्र कहा जाता है। और बीटा विविधता की बात करें तो जब किसी भी पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जाति के विस्थापित होने की जो दर होती है, यानी कि जब कोई ऐसा पारितंत्र जिसमें कोई एक जानवर घट रहा हो, तो ऐसी विविधता वाली क्षेत्र बीटा विविधता कहलाती है। ठीक है, बीटा विविधता का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गामा विविधता। तो गामा विविधता की अगर हम बात करें तो किसी भी पारितंत्र में आवासों में जो विषमता पाई जाती है,
यानी कि कुछ जानवर ज़्यादा हैं, कुछ कम, और कुछ के जानवर की आवाज़ ज़्यादा है, ऐसा कुछ। तो जो विषमता है ये अधिक हो या फिर पूरे क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के इधर उधर बिखराव को गामा विविधता कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत जीव और वनस्पतियों की संख्या में वृद्धि होती है गामा विविधता में। अब हम थोड़ी सी बात कर लें भारत में जैव विविधता की। तो जैसा कि पता है भारत काफ़ी विशाल देश है और यहाँ बहुत प्रकार की यानी कि बहुत प्रकार की जलवायु और प्राकृतिक दशाओं वाला हमारा देश भारत है। इसीलिए भारत की जैव विविधता में भी क्षेत्रों के हिसाब से विषमता पाई जाती है। और भारत में जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है गंगा का मैदान, पाँचवा है मध्य भारत, दक्कन भाग, पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी तट प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय का क्षेत्र शामिल होता है। और इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी सी कम होती है जो कि जैव विविधता को निर्धारित करता है। तो अगर हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ पे 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जिनमें बर्च, सिल्वर फर, जूनिफर, स्प्रूस आदि शामिल होते हैं। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समशीतोष्ण वनस्पतियों की पाई जाती हैं, जिनमें चीड़, देवदार, पोपलर आदि के वृक्ष मिलते हैं। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम तापमान के कारण यहाँ पर साख है ना, साखू, सेमल यानी कि सेमहर जिसका होलिका दहन में हम लोग यूज करते हैं, जिससे माचिस वगैरह बनाया जाता है वो, और शीशम आदि के वृक्ष भी यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और अब हम बात करें पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तो ये भाग वर्षा और वनस्पति की दृष्टि से संपन्न होता है। और यहाँ पे पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 4800 यानी कि 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छोटी घासें और फूल वाले पौधे मिलते हैं। इसके अलावा 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वृक्ष मिलते हैं, वृक्षों के वन मिलते हैं, जिनमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, स्प्रूस आदि के पेड़ मिलते हैं। साथ ही साथ 1200 से 2400 की मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, जिसकी वजह से सघन और सदाहरित वन मिलते हैं, जिनमें साल, शीशम, चंदन, सेमल इनके वृक्ष प्रमुखतः पाए जाते हैं। अब हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र जो है यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके अंतर्गत यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, उत्तरी गुजरात के प्रदेश शामिल होते हैं। यहाँ पे छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं और इनके जो गीला भाग है वहाँ पे आम, शीशम, नीम, महुआ इस प्रकार के पर्णपाती वनस्पति भी मिलते हैं। अब हम गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ गंगा के मैदान में हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र शामिल होता है और ये उपोष्ण क्षेत्र है और यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, ये 70 से 150 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ गंगा के मैदान में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी भाग में गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में बबूल, बेर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में पूर्वी गुजरात और राजस्थान का दक्षिणी भाग, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और यहाँ की जो औसत वर्षा है 25 से 150 सेंटीमीटर के मध्य है। और यहाँ पे गीले भागों में, मध्य भारत के गीले भागों में लंबे मानसूनी वृक्ष और दक्षिणी भाग में छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम दक्कन भाग की बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा है ये 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और ये दक्कन भाग में भारत का जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो शामिल है। तो यहाँ पे क्या है, तापमान में एक रूपता पाई जाती है। और इस भाग में यानी कि दक्कन भाग में आर्द्र पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन भी मिलते हैं। अब हम बात करें पूर्वी प्रदेश की तो यहाँ पे मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आते हैं और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे मानसूनी और सदाहरित वनों की अधिकता होती है। और यहाँ के प्रमुख वृक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें मेचिलस, जेक, चपलास, होपिया, सहतूत आदि यहाँ काफ़ी मात्रा में होते हैं। और
पश्चिमी तटीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के प्रदेश को पूरे को शामिल किया जाता है। यह है पश्चिमी तट प्रदेश। और यहाँ क्या है कि ये मैदान उत्तर की ओर कटाफटा और दक्षिण की ओर इसमें लैगून झीलें हैं। और इस क्षेत्र में पश्चिमी तट प्रदेश में 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और यहाँ पे सागौन, बांस, नारियल आदि प्रमुख वृक्ष होते हैं। और पश्चिमी तट प्रदेश पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो जैसा कि मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पे अभ्यारण्यों की संख्या 99 है, 99, जो कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। तो हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। तो ये जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भूमध्यरेखीय प्रदेश के कारण यहाँ पे वर्षा जो है काफ़ी होता है। साथ ही साथ यहाँ तापमान भी वर्ष भर उच्च रहता है। और यहाँ पे मानसूनी चौड़ी पत्ते वाले यानी कि सागौन के वृक्ष मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। अब हम बात कर लें कि जैव विविधता से हमें लाभ क्या है। तो देखिए, जैव विविधता के लाभ बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैव विविधता में सिर्फ हम पेड़ पौधों को शामिल नहीं करते बल्कि जीव जंतु को भी शामिल करते हैं। तो देखिए, पहला तो ये है कि भैया हमको जैव विविधता की वजह से भोजन और उन्नत किस्मों का ये स्रोत है। इससे क्या है, हमें नई फसलों के स्रोत के रूप में एक जरिया मिलता है। साथ ही साथ उन्नत किस्मों के प्रजनन के लिए सामग्री के रूप में भी जैव विविधता का हम उपयोग करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सोयाबीन का जो उत्पादन किया गया है, जो बनाया गया है सोयाबीन को, वो गेहूं और राई के संयोग से बनाया गया है ना, सोयाबीन। तो ऐसा ही कुछ प्रयोग करने का कार्य जो भी हम करते हैं ये जैव विविधता के कारण ही संभव हुआ है। और जैव निम्नीकरण को कम करने में भी जैव विविधता का उपयोग है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे कहते हैं कि बहता हुआ पानी साफ़ होता है, तो उसका वजह ये होता है कि नदी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो जीवाणु होते हैं वो पानी को साफ़ कर देते हैं। तो ये सब जैव विविधता का ही परिणाम है। और अगर हम बात करें, जैसे कि बताया कि भोजन और उन्नत किस्मों का ये स्रोत है जैव विविधता, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो खाद्य पदार्थों की बहुत यानी कई हज़ार जातियाँ जो होती हैं, उनमें से सिर्फ 20% से भी कम जातियाँ विश्व के अधिकांश भाग जिसको हम खाते हैं यानी कि 85% का उत्पादन करता है। और जो भी हमारे मुख्य खाद्यान्न फसल है जिनमें गेहूं, चावल और मक्का है, ये शामिल हैं। तो जैव विविधता के कारण ही इनको उत्पन्न किया जाता है। और दूसरा उपयोग है कि दवा और औषधियों के रूप में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कुछ वनस्पतियां और जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका चिकित्सकीय उपयोग भी होता है। और बहुत सी जो महत्वपूर्ण औषधियाँ होती हैं वो पादपों पर ही आधारित होती हैं। जैसा कि अगर हम बात कर लें मॉर्फिन, जिसका कि वैज्ञानिक नाम पेपावर सोम्निफेरम है, ये दर्द निवारक के रूप में काम आता है। और क्विनाइन की बात करें, जिसका वैज्ञानिक नाम सिंकोना लेजरियाना है, ये मलेरिया के उपचार में काम आता है। और टैक्सोल की बात करें, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम टैक्सस ब्रेविफोलिया है, ये कैंसर की दवा है। तो अगर हम अभी यानी कि वर्ष 2020 या 21वीं सदी की बात करें, तो औषधि निर्माण में दवाओं का 25% हिस्सा जो है पादपों के कुल 120 जातियों से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये बात अलग है कि पूरे विश्व में परंपरागत औषधि में हजारों पादप जातियों का उपयोग होता है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में परंपरागत ज्ञान को छोड़ दें तो उसके अलावा भी औषधि निर्माण में दवाओं का 25% हिस्सा पादपों के, ध्यान दीजिएगा, 120 जातियों से प्राप्त होता है। ठीक है। और जो तीसरा लाभ है वो है सौंदर्यप्रद और सांस्कृतिक लाभ। सौंदर्य मतलब ऐसे कि सुंदरता। अब देखिए, जैव विविधता का प्राकृतिक सौंदर्य में भी योगदान है, जैसे कि पर्यटन, बागवानी और वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क, ये सब। और आज भी आपने देखा होगा कि तुलसी, पीपल और खेजड़ी जैसे पादपों का विशेष महत्व है। तो तुलसी, जिसका कि वैज्ञानिक नाम ओकिमम सैंक्टम है, और पीपल, जिसका नाम फाइकस रिलीजियोसा है, और खेजड़ी, जिसका नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, इनका काफ़ी महत्व है और लोग इनका आज भी पूजा करते हैं। अब जैसे पीपल के आपने देखा होगा कि लोग पीपल का पूजा करते हैं, और महिलाएं विशेषकर अपने पति के
दीर्घायु के लिए पीपल के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक संबंध लोगों में बढ़ता है, लोग आपस में मिलते हैं। तो जैव विविधता का एक अलग ही आयाम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें सांस्कृतिक लाभ भी होता है। और अगर हम अन्य लाभ की बात करें तो उत्पादन संबंधी महत्व भी है जैव विविधता का, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जो भी कच्चे माल होते हैं वो हमें जैव विविधता के कारण ही प्राप्त होते हैं। जैसे आपको पता होगा, कागज़ बनाने के लिए हम बांस का उपयोग करते हैं, कुछ लकड़ियों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो गन्ने का खोई होता है, यानी गन्ना खाने के बाद जो बचता है, या फिर जो हम गन्ने का जूस पीते हैं तो जो बचता है गन्ने का रस निकालने के बाद, उससे भी पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है जैव विविधता का महत्व। और हम थोड़ी सी बात कर लें, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, तो क्या ऐसा वजह है कि जैव विविधता का पतन हो रहा है? तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हम इंसान जिम्मेदार हैं भी, लेकिन प्रयास भी किया जा रहा है जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और नियम बने हैं उन्हें हम दूसरे वीडियो में बता देंगे आपको। तो अभी हम बात कर ले रहे हैं सिर्फ जैव विविधता के पतन के कारण और जातियों के विलेपन के बारे में, है ना। तो देखिए क्या होता है कि आवास का ह्रास और विखंडन की वजह से भी जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। साथ ही साथ वन विनाशन, पर्यावरण प्रदूषण और लोगों को शिकार करने की प्रवृत्ति और झूम कृषि की पद्धति, इसके अलावा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और विदेशी जातियों का आगमन, ऐसे कारणों से जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। विदेशी जातियां मतलब ऐसा होता है कि जो अपने देश में नहीं होती। मान के चलिए, जैसे आपको याद होगा कि सन 1960-70 के बीच में जब भारत में खाद्यान्न की कमी थी तो अमेरिका और रूस से गेहूँ मंगाया गया था, ठीक है। तो वो गेहूँ क्या था, थोड़ी क्वालिटी में ख़राब था और वो लाल किस्म का था, लेकिन चूंकि हमारे पास देश में कमी थी तो मंगाया गया। तो उसके बाद जो गाजर घास वहीं से आना चालू हुआ, नहीं तो हमारे देश में पहले गाजर घास की समस्या नहीं थी। तो ये सब विदेशी जाति हैं, जैसे जलकुंभी, ये भी तालाब को ख़राब कर देती हैं। तो ये सब हैं जैव विविधता के पतन के कारण। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जातियों के विलोपन के बारे में, यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या है कि जातियों का जो विलोपन यानी ख़त्म होना, ये एक तरह का प्राकृतिक या नैसर्गिक घटना है। और अगर हम पृथ्वी के दीर्घ भौगोलिक काल की बात करें तो दीर्घ भौगोलिक काल में बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हुई हैं और बहुत सारी नई जातियों का विकास भी हुआ है। तो विलोपन ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला नैसर्गिक, दूसरा सामूहिक, तीसरा मानवकृत। तो अगर हम बात करें नैसर्गिक विलोपन या प्राकृतिक विलोपन की, तो ये है कि पर्यावरणीय दशाओं में जब परिवर्तन होता है तो उनके साथ साथ कुछ जातियाँ भी खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, साथ ही साथ उनकी जगह कुछ दूसरी जातियाँ ले लेती हैं। और जो नई जातियाँ आती हैं वो बदली हुई दशाओं के लिए अनुकूलित होती हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रक्रिया है ये धीमी गति से होती है, यानी इसमें कि लगभग 1000 से ज़्यादा तक का समय लगता है। तो ऐसा विलोपन नैसर्गिक विलोपन कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा है यह है सामूहिक विलोपन। तो ये विलोपन की प्रक्रिया बहुत व्यापक तौर पर होती है और ये बहुत बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ऐसा होता है। जब जातियों का एक बहुत बड़ी संख्या विलुप्त हो जाए तो सामूहिक विलोपन कहलाता है ये, और ये करोड़ों वर्षों में एक आध बार होता है। जैसा कि डायनासोर का विलुप्त होना, ये एक सामूहिक विलोपन था, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है मानवकृत विलोपन। तो जब विलोपन यानी कि जातियों का विलोपन मानव के कारण हो तो इसे मानवोद्भित विलोपन कहा जाता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इनको रोकने के लिए किया गया है। अब डोडो एक पक्षी था जिसे कि मतलब जो 19वीं सदी में ये विलुप्त हो गया, तो ये मानव की वजह से विलुप्त हुआ। और ये भी है कि मानव के जो मानवीय क्रियाएं हैं उनके कारण पृथ्वी की सतह से बड़ी संख्या में जातियां विलुप्त हुई हैं। और अतीत में हुए समूह विलोपन की तुलना में जो मानव जनित विलोपन हुआ है वो जैव विविधता के सबसे गंभीर खतरे को दिखाता है। और द्वीपीय समूहों पर विलोपन की दर जो है वो थोड़ी अधिक है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मानवीय प्रक्रियाओं के कारण विलोपन की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि पिछले 300 साल में उतने चीज़ विलोपित हो गए हैं जो लगभग करोड़ों वर्ष में जितना विलोपित नहीं हुए थे, ऐसा हुआ है। तो यानी कि मानव की वजह से बहुत ज़्यादा विलोपन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि विलोपन के प्रति सुग्राहिता, यानी कि जो जीव जंतु हैं ये विलोपित क्यों हो जाते हैं।
भाई ठीक है, नैसर्गिक कारण समझ में आता है। तो वो सब क्या ऐसा कारण है? तो देखिए, होता क्या है कि जो कुछ जंतु हैं जिनका बहुत बड़ा शरीर होता है, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो हाथी, तो इनके विलुप्त होने का खतरा है, क्योंकि इनका शरीर बहुत बड़ा है, इनको जगह ज़्यादा चाहिए, और साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला में जब इनका पोषण स्तर उच्च हो। अब पोषण स्तर की बात करें तो देखिए, होता क्या है कि जैसे प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं, है ना। तो पौधे से जो प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि भेड़, गाय, बैल, बकरी, उसके बाद अन्य जानवर आते हैं, फिर 1 2 3 ऐसा स्तर होता है। तो जो बड़े जानवर होते हैं, इनका जो कि शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होते हैं, उनका जो पोषण का स्तर होता है वो उच्च होता है। तो इसके वजह से भी ये अपने उत्तरजीविता को बनाए रखने में थोड़ी सफल नहीं हो पाते और वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा है कि खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर भोजन की प्राप्ति की वजह से भी ये विलोपित हो जाते हैं, जिनमें बंगाल टाइगर शामिल है और गिद्ध शामिल है। इनकी संख्या घट रही है ना। साथ ही साथ इनके आवास का स्थिर होना, यानी कहीं जा नहीं सकते। इसके अलावा ये यहाँ वहाँ पाए जाते हैं, मतलब एक जगह इनका अधिकता नहीं है, इसकी वजह से भी। इसके अलावा इनके आवास का सिकुड़ना, यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो जैसा कि पेड़ पौधे घट रहे हैं तो इनका आवास भी घट रहा है, जिसकी वजह से कुछ जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये जितनी भी जातियां हैं विलोपन की ओर बढ़ रही हैं, है ना। अब हम बात करें कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया क्या गया है। तो दो जो प्रमुख चीज़ हैं वो है इन सीटू और एक्स सीटू उपाय किए गए हैं। तो इन सीटू उपाय की अगर हम बात करें तो इन सीटू को स्वस्थानीय उपाय भी कहा जाता है। तो संरक्षण की इस विधि में क्या किया जाता है कि वनस्पतियों और जीवों को उनके आवास स्थान में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके उदाहरण के तहत वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों शामिल हैं। और अगर हम एक्स सीटू या परिस्थानीय उपाय की बात करें तो इसमें ये होता है कि किसी भी जानवर या जीव जंतु को उनको किसी अन्य स्थानों पर ले जाकर संरक्षित करने का कार्य किया जाता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर बॉटनिकल गार्डन लिया जा सकता है, चिड़ियाघर हैं और पौध ऊतक संवर्धन है, साथ ही साथ डीएनए बैंक और जीन बैंक आदि एक्स सीटू उपाय के तहत शामिल है। तो ये था जैव विविधता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।